बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने हमें जॉइन किया है। तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं और समीना पाशा हम सबकी बहुत पसंदीदा एंकर पर्सन, और आप इनको इनके यूट्यूब चैनल पर भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते रहते हैं। सेनेटर साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आज हम देख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान भी लग रहा है उसी तरह की बातें कर रहे हैं जिस तरह की बातें तरीके इंसाफ कर रही थी। लेकिन आज बहुत सी खबरें आ रही हैं कि सूबाई असम्बली से बहुत से लोग छोड़कर, कोई पंजाब में है तो नून लीग ज्वाइन कर रहा है, इसी तरह सिंध से सूबाई असम्बली के लोग छोड़कर जो आपके हिमायती याफ्ता थे वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तो लगता है कि जिस तरह से ऐलान हो गया है कि अभी यानी सूबाई हुकूमतें बननी है और नजर आ रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग, तो अब पंछी फिर उधर उड़ान भर रहे हैं। तो तरीके इंसाफ को ये ना हो कि और पहली सीटें कम है, मजीद कम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह ये होता है, हर एक इंसान का अपना-अपना ईमान होता है। लेकिन असल चीज़ एक चीज़ होती है, आपने ये लोग जो है ना, इनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वोट नहीं दिया, इनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने टिकट दिया था। इनको वोट दिया है उस अवाम ने जो उस हलके में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैक करती थी। अगर ये लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनसे वोट लेके किसी और पार्टी में जाएँगे, तो फिर ये उस हलके के लोग जाने और ये लोग जाने, क्योंकि ये उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, ये उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं और उनके साथ बहुत होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, दूसरी चीज़ ये है क्या आपने देखा होगा कि इस वक़्त बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो जो एमएनएज़, एमपीएज़ हैं, अब वो बता रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर आने शुरू हो गए। जैसे पहले गायब हो रहे थे, अब उनको फ़ोन आ रहे हैं कि अगर आपने ये नहीं किया, ये इसको जॉइन नहीं किया, उसको जॉइन नहीं किया, तो हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आई डोंट नो कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जा किस तरफ रहे हैं, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। फॉर्म 45 के तहत ये लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी फॉर्म 45 है। मान लिया उनके पास भी फॉर्म 45 है। तो अब देखेंगे कि उस हलके में जो बाकी लोग हैं, लेट्स से तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान है, देख लेते हैं जमात-ए-इस्लामी है, देख लेते हैं कोई और आज़ाद है, उनके भी तो फॉर्म 45 होंगे। आप उनको और पीटीआई वाले को कंपेयर कर लें। अगर वो पीटीआई के साथ जाते हैं, तो इसका मतलब है पीटीआई वाले ठीक है, अगर पीएमएलएन के साथ जाते हैं, तो इसका मतलब पीएमएलएन वाले ठीक है। अब ये लोग कितने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये जो जो हक है, ये ख़त्म लेना चाहते हैं या गायब करना चाहते हैं, क्या है? क्योंकि चोर तो ये लोग पैसों के थे ही थे। वोट की चोरी करेंगे, जो वोट की इज़्ज़त की बात कर रहे थे, तो वो तो हमें यकीन नहीं था। और मसला यही है कि असल में इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑलरेडी 40 के करीब, 40 से 45 के करीब सीटें खाली फेडरल की चुराई हुई हैं। और वो हम इस वजह से नहीं कह रहे कि क्या है, हमारे पास इन 40 जो वो है उसके हमारे पास 100% हमारे पास फॉर्म 45 हैं। तो आगे देखिए क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब जब आपको चोरों और डाकुओं के साथ पाला पड़ेगा तो ये तो होगा। इसके लिए तो हम प्रिपेयर्ड थे। इसी वजह से हम लोगों ने पूरे अवाम को अवेयर किया था कि जब आप वोट दो तो उस वोट की हिफाज़त भी आप लोगों ने ही करनी है, क्योंकि हमारा जो इस वक़्त वास्ता है वो चोरों से, डाकुओं से है। तो वो हर चीज़ में चोरी करेंगे, हर चीज़ में डाके डालेंगे, क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा-फेरी से ना जाए। अच्छा, समीना, ये अब जो हम देख रहे हैं कि नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब तो बीच में से निकल गए हैं, और अभी मैं पढ़ रहा था कि मियां जवेद लतीफ साहब ने कहा कि वो इलाज के लिए लंदन जाएंगे। ये अचानक क्या माजरा हो गया कि शहबाज शरीफ साहब बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, उम्मीदवार हो सकते हैं, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं? क्या हो गया है? क्या कुछ समझ आ रही? थैंक यू उसामा। और आपके सवाल की तरफ मैं आती हूँ, लेकिन एक दो चीजें मैं जरूर गोशगुजार करना चाहूंगी। जो डॉक्टर साहब ने बात की, जो पीटीआई की मुश्किलात के हवाले से आपने बात की कि जो मुंतखब अराकीन है वो इधर उधर जा रहे हैं, और ये काफी हद तक एक्सपेक्टेड भी था कि दबाव डाला जाएगा बाद में भी उनके ऊपर, या लालच दिए जाएंगे किसी भी वजह से, लेकिन उन्हें खींचा जाएगा। मुझे लगता है कि जहां पर हम इस चीज को कंडेम कर रहे हैं कि जो लेने वाले हैं वो गलत कर रहे हैं, जो दबाव डालने वाले हैं वो भी गलत कर रहे हैं, जो लालच देने वाले हैं वो भी गलत कर रहे हैं, और जो जाने वाले हैं वो भी गलत कर रहे हैं, तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की भी स्ट्रेटजी वाज़ेह होनी चाहिए थी उसामा। काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें लग रहा है कि थोड़ा डिफेंसिव है पीटीआई इस मामले में। खुलकर आपको बताना चाहिए था कि आप अपनी ही पार्टी में शामिल हो रहे हैं या किसी और पार्टी में। अपने जो ये अराकीन थे जीते हुए, इनको सिक्योर करने के लिए, यानी लीगली सिक्योर करने के लिए फौरन डिसीजन लेना बड़ा ज़रूरी है मेरे ख़्याल से।
कि आप अगर एमडब्ल्यूएम के साथ जा रहे हैं तो फौरन उसमें शामिल करवाएं लोगों को, जिस भी पार्टी के साथ आप जा रहे हैं, जो भी आपकी एक प्लान बी था उसके लिए। तो ये बड़ा जरूरी था, क्योंकि अगर ये खुले फिर रहे हैं इस तरह तो जाहिर है इस बात का अंदेशा भी था, अंदाजा भी था कि इनको कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा को इधर उधर मूव किया जाए। तो एक तो ये चीज हो गई कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पीटीआई इसमें अपनी स्ट्रैटेजी को स्लो लेकर चल रही है। इसके बाद जैसे सीटें जब जीत रहे थे तब भी जितना एग्रेसिवली और प्रोमिनेंटली आगे आना चाहिए था बैरिस्टर गौहर साहब को या बाकी ये लोग, तो उस तरह से वो विक्ट्री स्पीच भी नहीं करने आए, और बेचारे जो हारे हुए लोग थे उनको खड़ा कर दिया गया विक्ट्री स्पीच करने के लिए भी। तो ये सब हमने देखा। कहीं ना कहीं पीटीआई को भी इसमें जरा तेजी लाने की जरूरत है मेरे नजदीक। आपने जो बात की नवाज शरीफ साहब की, तो ये बड़ा ऑब्वियस था कि अगर ये एक सिंपल मेजोरिटी की हुकूमत बनती पीएमएलएन की, तो नवाज शरीफ साहब ही वजीर आजम के कैंडिडेट होते। लेकिन जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो उसके बाद उन्हें अंदाजा हो गया कि गेम हाथ से निकल गई। और जब ये अंदाजा होना शुरू हुआ इवन कि रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत दूर लेके जा रहे हैं मामलात को, और जब उसके बाद फिर पैनिक में कुछ चीजें कवर करने की कोशिश की, तो उस वक्त तक काफी हद तक उनके हाथ से चीजें ऑलरेडी निकल चुकी थी। तो इस वजह से ये जो 100 के करीब नशिस्तें भी हाथ आई हैं पीटीआई के, वो उसकी वजह यही थी कि जब रियलाइजेशन हुई कि काम खराब हो रहा है, तो उसके बाद उसको उसकी काउंटर स्ट्रैटेजी बनाने और इम्प्लीमेंट करने में जितना टाइम लगा, उतने में काफी हद तक पीटीआई के लोगों के पास फॉर्म 45 की सूरत में प्रूफ्स भी आ चुके थे और काफी लोगों को फिर सीटें देना भी पड़ी। तो ये वाज़ेह था लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए कि समीना, उन्होंने अब तो उनके हाथ में सारा खेल बना दिया गया ना, अगरचे वो हार रहे थे नजर आया, लेकिन जी, उसके बाद हारने के बना बावजूद दिया गया, लेकिन वो उस हद तक नहीं बन सका ना, फिर सिंपल मेजॉरिटी फिर भी नहीं पीएमएलएन को मिल सकी। इतनी मैसिव किस्म की चीटिंग करके भी हमने देखा कि वो फिर भी बेचारे इस काबिल ही ठहरे कि बड़ी मुश्किल से इत्तेहादी हुकूमत ही बन पाए। तो इस वजह से वो वाली चीज नहीं हो सकी जो मियां साहब चाहते थे। और इत्तेहादी हुकूमत अगर बनती तो ये सबको ही मालूम था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो उसमें फिर शहबाज शरीफ साहब ही लीड करेंगे, और ऐसा ही हुआ फिर अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो फिर उन्हें पीछे हटना पड़ा। बाकी जहां तक वो लंदन जाएं या यहाँ पर रहें, आप देखिए वो जब से आए हुए हैं वो वैसे ही आइसोलेटेड हैं। ना उन्होंने कैंपेन उस तरह से भरपूर अंदाज से की, बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला गया ड्राइंग रूम से, और उसके बाद भी जब उन्हें खड़ा कर ही दिया गया विक्ट्री स्पीच के लिए भी, तो जैसी तैसी उन्होंने वो 8-10 मिनट की स्पीच की, उसके बाद से वो फिर गायब हैं। जितनी उसके बाद हुकूमत साजी के लिए मुलाकातें हैं, जो कुछ भी मामलात हो रहे हैं, वो सब अब शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा पीएमएलएन के एंड से वो देख रही हैं। तो वो बिल्कुल फिर से बिल्कुल मंजर से गायब है। तो अब वो यहाँ पर हो या वो लंदन में हो, मेरा नहीं ख्याल है कि उससे कोई ज्यादा डिफरेंस बन रहा है, क्योंकि बज़ाहिर लग रहा है कि वो अमली सियासत से तो बिल्कुल जैसे आउट से ही हो गए। ठीक है। मोहम्मद साहब, एक तरफ फजलुर रहमान साहब ने अब सुलह का पैगाम भेजा है, और वो तो ऐसे लग रहा है कि कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ मामलात को चलाया जा सकता है, और उन्होंने भी कहा है बड़ी धांधली हुई है, अपोजिशन में बैठेंगे, तो अगर आप भी अपोजिशन में होंगे तो फिर तो साथ मिलकर शायद चलना पड़ेगा। एक तो ये बात, और दूसरा अली मीन गंडापुर साहब को नामजद करना, ये बड़ी तनकीद हो रही है कि आप कन्फ्रंटेशन चाहते हैं अभी भी। देखिए, 2 बातें बता देता हूँ। एक तो ये जो मियाँ साहब जो थे ना, ये सारा जो 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 हुआ था ना, इन लोगों ने एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, इमरान खान को अंडर एस्टिमेट किया था। इनका ख़्याल था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ़ सोशल मीडिया पे एग्ज़िस्ट करती है और ये जो लाइक्स वाइक्स होते हैं, ये बॉट्स करते हैं, ये इंसान नहीं करते। वो जब इंसान सोशल मीडिया से बाहर निकले, तो इनको समझ आ गई। नंबर 2, इन लोगों ने जो वो अभी मियाँ साहब एक्चुअली सुना था कि वो शहबाज शरीफ के साथ बैठे हैं, उन्होंने पूछा है, ये ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ हो गई सी वो किदे नाल हुई सी, बंदा तो दस्यो ना किदे नाल हुई सी, ठीक है ना? उनको भी समझ नहीं आ रही कि गल किदे नाल हुई थी। देखिए, ये अवाम ने पहली बार बताया है कि अवाम किसके पीछे खड़ी है, और ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। लोग इसको समझ नहीं रहे। ये एक रेवोल्यूशन आ गया है, जिसको हम एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन कहते हैं, विदाउट एनी ब्लडशेड। ठीक है, ये वो वाला रेवोल्यूशन है थ्रू बैलेट पेपर। अब मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी, चाहे वो इवन पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या ये क्यों नहीं है, इनको रियलाइज कर लेना चाहिए कि अब आगे जो होगा ना, ये चोरी और ये जो मुर्दे लोगों के वोट होते हैं उससे नहीं होगा। सो लेट्स फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, जिसका मैंडेट है उसको दो, उसको काम करने दो। हमारे, अगर हम कहते हैं कि हमारे ये फॉर्म 45 है,
और हम उनको प्रूव कर रहे हैं। और हमारे साथ जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के, चाहे वो जीडीए के, चाहे वो टीएलपी के, चाहे मुस्तफा वो क्या नाम है, नवाज खोखर टाइप लोग हैं जो इंडिपेंडेंट है, उनके फॉर्म 45 और हमारे फॉर्म 45, अगर हमारे एक जैसे एक हल्के में तो फिर हम ठीक है, हमें हमारा हक दे दो। और अगर नहीं देते हो तो फिर उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो। रही बात ये मौलाना फजलुर रहमान की या किसी की, देखिए हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से एज सच कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमें बाज लोगों से इख्तिलाफ है। और उसकी वजह ये है, हम नहीं समझते कि ये जो खानदानी है ना, अब क्या है, आप देखें ना, पंजाब में मरियम नवाज के अलावा कोई नहीं आ सकती, और या फिर हमजा शहबाज आएंगे, और या फिर शहबाज शरीफ साहब आएंगे। सेंटर में नवाज शरीफ के अलावा, शहबाज शरीफ के अलावा, मरियम नवाज के अलावा, हमजा के अलावा कोई और नहीं आ सकता। ये तो पॉलिटिकल पार्टी ना हुई ना, इसको आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहते, इसको डायनेस्टीज कहते हैं। तो हम इस डायनेस्टी के लोगों के खिलाफ है। और प्लस इन लोगों ने आज तक नहीं बताया कि इनके पैसे कहां से आए। मौलाना फजलुर रहमान ने तो कह दिया ना कि उनको तो गैबी मदद मिलती है, तो ये भी डिक्लेयर कर दे कि हमें भी गैबी मदद मिलती है, हम भी उस गैब के पास जाके वो मिन्नतें तरले करेंगे, यार कुछ हमारी भी मदद कर लो यार। जहां वो कहते हैं ना कि वो क्या अदनान समी का गाना था कि ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, हमें भी लिफ्ट करा दे तो हम भी जाके ये करेंगे। वो क्या है, गाड़ी दो चार हमें भी दिला दे, हम भी वो कर लेंगे। तीसरी बात ये कि इसी तरह ही जरदारी साहब है, या जरदारी साहब होंगे, या उनकी बहन होंगी, और या फिर उनका बेटा होगा, या उनकी बेटी होगी, तो उसके अलावा तो कोई हम कहीं जा नहीं सकते। हम उन लोगों के खिलाफ है। पॉलिटिकल पार्टीज हम कहते हैं आप सब लोग आओ मिलो, हम पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल एथिक्स पे बात करते हैं। हम आज से जो पॉलिटिक्स है उसको एथिकल बनाने की कोशिश करते हैं, और इशू बाय इशू उसमें डिस्कशंस करें। लेकिन ये जो एक दूसरे का मैंडेट चोरी करना, और ये याद रखें, इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का, जिसको ये ट्रम्पेट की तरह बजाते रहते हैं कि इन्होंने वो क्या कहते हैं, ये एक आपस में इत्तेहाद किया था, वो क्या नाम उनका दिया हुआ जो, जमहूरियत। हाँ, मीसाके जमहूरियत। उस मीसाके जमहूरियत में इनको कहें कि खुदा के लिए जाके जो पॉइंट नंबर 22 है वो दोबारा पढ़ लो, उस पे अमल कर लो। उस पे लिखा हुआ था हम क्या एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी से कोई मदद नहीं लेंगे, तो खुदा के बंदो उस पे भी अमल कर लो, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा चेंज आया पाकिस्तान में, और हमें इन सबको एक्सेप्ट करते हुए आगे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल बनता है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से, ये आपके नाक के सामने इनजस्टिस हो रहा है, ये आपके नाक के सामने सारी चीजें हो रही है, हमारा हक हमसे लिया जा रहा है, और इसमें थैंक यू वेरी मच, आपके एक डिसीजन का बहुत बड़ा हाथ है। तो खुदा के लिए अभी भी इंटरफेयर करें बीच में। जब आपने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस के अंदर बेसाख्ती थी, तो आपने हमसे बल्ले का निशान ले लिया था। तो अब आप देख लें, इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ी बेसाख्तगी है। फाफन ने कह दिया, हर एक ने कह दिया, खुदा के लिए आप इधर भी इंटरफेयर करें, नहीं कर सकते तो फिर आपके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं रहती कि आप उस सीट पर बैठे, फिर आप रिजाइन, लेट द नेक्स्ट पर्सन कम इन एंड लेट हिम टेक द राइट डिसीजंस। सही। अब समीना, जो अली मीन गंडापुर साहब की नामजदगी है, एक तो हमने बड़े अजीब चीजें देखी हैं, बड़ा अजीब माहौल देखा है कि निगरान वज़ीर आला उनके पास गए हैं। बड़ी अच्छी बात है कि जाकर उनके वालिद की इंतकाल पर ताज़ियत की, लेकिन ये निगरान हुकूमत जो उनके खिलाफ जनाब छापे, गिरफ्तारी, और अभी भी हम देख रहे हैं जी पंजाब पुलिस पीछे अली मीन गंडापुर के, उनको गिरफ्तार करना है, तो उसको नामजद कर दिया वज़ीर आला। इस पर आपने देखा कि बहुत तूफान उठा के जी अली मीन गंडापुर ही क्यों, कि वो बड़ा सख्त है और ये तो एक कन्फेडरेशन की तरफ जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है? क्या कोई और अगर नामजद कर देते तो बहुत शाबाश मिलनी थी तहरीक इंसाफ को, या ये खौफ है मुखालफिन को कि अगर कुछ पंजाब में किया जाता है, जिस तरह हम देख रहे हैं कारोबार पर अब फिर अटैक है, घरों पर फिर हमले हैं, वो काजी भाई साहब तो कह रहे हैं घर में नहीं जाना चाहिए वारंट के बगैर, लेकिन हम फिर देख रहे हैं कि बता दिया गया लोगों को कि अगर आप नहीं जाते, इसीलिए तो आपको आजाद छोड़ा गया था कि आप जाएं, और ये तो बात फयाज हुसैन चौहान साहब समेत कई लोग कर चुके थे कि आजाद जो है ये सब जाएंगे। तो अब क्या इसका खौफ है कि अली मीन गंडापुर साहब कुछ ना करें? फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट्स उस तरह की आ रही हैं कि उन्होंने 2 हलकों का हवाला दिया, एक कोयटा और एक पेशावर, जहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो जीत रहे थे और जीते हुए थे, तो उन्होंने दोनों का हवाला दिया जी, वहां तो देखिए धांधली हुई है। तो वो भी सॉफ्ट कॉर्नर की बात कर रहे हैं। क्या ये अली मीन गंडापुर का खौफ है, ये गलत स्ट्रेटेजी है तहरीक इंसाफ की? आप क्या कहती हैं इस पर?
पहले तो जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना चीफ जस्टिस से मुतालबे कर रहे थे, तो मुझे वो शेर याद आ रहा था, मीर भी क्या सादा है। कि अच्छा। वही वाली बात है कि अगर उन्होंने इन सब चीज़ों का नोटिस ही लेना होता, तो उन्होंने वो फैसला ही ना दिया होता। तो बड़ी सिंपल सी ये तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, दूसरा जो आपने बात की अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, उसामा, अगर एक नॉर्मल हालात होते मुल्क में और तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली होती और बड़ा साफ शफाफ इंतखाब हुआ होता और उसके बाद रिजल्ट्स के बाद पीटीआई अली अमीन गंडापुर को नामजद करती या कुछ और किसी हार्ड लाइनर को नामजद करती, तो शायद मैं भी ये सोच रही होती कि कोई ज्यादा मुनासिब शख्स हो सकता था जो लेके चले, या बहुत काबिल शख्स और कोई हो सकता था जो ज्यादा सूबे के लिए अच्छे बेहतर अंदाज में काम कर सके। बहुत सारे लोग मैं देख रही थी कल से इस पर तनकीद कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब को क्यों नामजद किया गया। तो पहली चीज तो ये कि देखिए, जो भी पार्टी जीतती है ये उसका इस्तेहकाक है, वो उसकी चॉइस है कि वो किसको नामजद करती है। दूसरी चीज ये है कि हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक गैर मामूली हालात का सामना कर रही है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रियासत ही नहीं, रियासत के बहुत सारे इदारे और फिर सियासी मुखालिफिन समेत बहुत सारी मुश्किलात का सामना उसे आगे भी करना पड़ेगा, इवन हुकूमत बनाने के बाद भी। जो लोग जी। अभी इतना दबाव डाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो आगे अगर कोई ऐसा वजीर आला होता जो बज़ाहिर देखने में बहुत मे बी काबिल होता, बड़ा हैंडसम होता, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन होता, बड़ा वेल मैनर्ड और बड़ा सूटेड बूटेड टाइप होता, एक रिवायती जो उनका एक स्टाइल है अली अमीन गंडापुर साहब का, वो ना होता। लेकिन अगर वो दबाव में आ जाता, वो कॉम्प्रोमाइज करने वाला होता, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होती। बाकी लोग हुँ। तो हर बात पे तनकीद करते हैं, जब उस्मान बुज़दार जैसे कमजोर वजीर आला को बनाया गया, महमूद खान को बनाया गया, तो भी तनकीद हुई। फिर जब अली अमीन गंडापुर को नामजद किया गया, जो जरा दबंग है, जो दलेर है, जो जरा हार्डलाइनर है, तो तब भी तनकीद हुई। जब बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद किया गया, तो वो बज़ाहिर एक पढ़ा लिखा, मुतवाजन और तहम्मुल मिजाज शख्स था, तब भी तनकीद हुई कि जी ऐसा शख्स क्यों बना दिया। और जब शेर अफजल मरवत साहब को नायब सदर बनाया गया, तो तब भी तनकीद हुई कि जी इतना जो एक जोशीला बंदा है, जज्बाती बंदा है, उसको खड़ा कर दिया। तो आप जैसा भी मर्जी इंतखाब करके ले आए, तनकीद तो हुआ ही करती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले में यकीनी तौर पर ये देखा है कि पहले तो उनकी कुर्बानियां हैं पूरे रजीम चेंज के बाद से, जिस तरह से वो साथ भी खड़े रहे हैं, उन्होंने बहुत जेलें भी काटी हैं, उनके बहुत तरीके से उनकी तस्दीक करने की भी कोशिश की गई, वो सब भी रहा। फिर उसके बाद वो एक दलेर आदमी, उन्होंने अपने आप को साबित किया है, डट के खड़े रहे हैं। तो आगे भी जो हालात का सामना मजीद करना पड़ सकता है, तो उस सूरत में एक ऐसा बंदा मेरे ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था जो कि उनके नजरिए के साथ, इमरान खान के साथ, पार्टी के साथ वफादार रहे, ना कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड होके जो सारा मैंडेट है उसको किसी दूसरी तरफ किसी और पलड़े में डाल दे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा जो चैलेंजेस हैं, उसके तनाजुर में देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर साहब को जो उन्होंने नामजद किया है, वो उनकी नामजदगी मौजूदा हालात के तनाजुर में ठीक है। अगर एक नॉर्मल हालात होते तो शायद फिर हम बात करते कि कैपेबिलिटीज क्या है, कोई ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन आप ये याद रखिए उसामा, ये जो इस वक्त इलेक्शन हुआ है ना, ये कोई लोगों ने परफॉर्मेंस इवेलुएट करके नहीं, परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन नहीं हुआ, ये नजरिए की बुनियाद के ऊपर हुआ है। ये था इमरान खान वर्सेस ऑल, प्रो इमरान एंड एंटी इमरान, ये बेसिकली एक रेफरेंडम था इलेक्शन। तो उसमें लोगों जी। ने ये नहीं देखा कि किसने क्या परफॉर्मेंस दी या नहीं। होगा कहीं ना कहीं माइंड में इस पे डिबेट हो सकती है कि पीटीआई की परफॉर्मेंस अच्छी थी या पीडीएम की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन जो लोगों के नजदीक बात थी वो एक सिंपैथी वोट था, वो जो ओवरऑल एक रजीम चेंज के बाद 2 साल के हालात थे, वो मामला थे, खान साहब ने जिस तरह से अपने नजरिए के साथ खड़े रहकर जेल काटी, सब किया, वो चीजें थी। तो उन हालात में, गैर मामूली हालात में फिर गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं। अच्छा, अब हुमायूं मोहम्मद साहब आखिरी में ये फरमाइएगा कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर की बात हो रही है, इसी तरह अब अलीमा खान साहिबा ने ये कहा है कि शेर अफजल मरवत हो सकते हैं जो ऑपोजिशन लीडर हैं। एक तो पहले ये बताइएगा कि अब भी आपको क्या उम्मीद है, लोग जो छोड़कर जा रहे हैं मजबूरी में, ज़ाहिर है अभी भी जाएँगे क्योंकि अब तक आप किसी जमात को इत्तेहाद उस तरह नहीं कर सके और काज़ी फ़ाइज़ साहब का फैसला अपनी जगह है और क्या करेंगे आप, वो इतने कम हो जाएँगे आपके लोग के आपके लिए मुश्किल है कि आप हुकूमत बना सकें। तो अभी भी उमर अयूब साहब ने भी कहा कि जी आप अगले 20 दिन में देखिएगा, 48 घंटे में देखिएगा, तो 24 घंटे तो उस बात को भी गुजर गए, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि इस पोजीशन में तहरीक इंसाफ नजर आती है कि वो हुकूमत बना सके। और दूसरा ये कि अगर हुकूमत नहीं बनाते तो अली बिन गंडापुर और ये शेर अफजल मरवत, तो ये तो ऐसे लग रहा है कि आप अभी भी हॉक्स को सामने लेकर आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई बातचीत वाला मामला नजर नहीं आ रहा उस तरह का। और दूसरा देखिए ये ए- जी, जो आप रेवोल्यूशन की आपने बात की थी, तो उसमें किस तरह से ये रेवोल्यूशन आ सकेगा जब अगर गवर्नमेंट ही नहीं आपको मिलेगी?
देखिए, इस तरह ये है कि रेवोल्यूशन के जो जो रिस्पेक्ट है, वो अगर हमें गवर्नमेंट नहीं हमसे ये छीनते हैं, तो हम उसके लिए स्ट्रगल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल वो भी हो जाएगा। चेंज आनी ही आनी है, इस चेंज को अब कोई रोक नहीं सकता। और ये अगर आप देखें, ये मुसलसल 2013, 2018, 2024 ये मुसलसल उस तरफ बढ़ रहा है। अगली बार इस दफ़ा 18% वो लोग थे जो फर्स्ट टाइमर थे। नेक्स्ट टाइम जो होगा ये 18% और अगले 20% आपके पास तकरीबन 38% लोग वो होंगे जो तकरीबन 30 साल से नीचे होंगे और ये वो सारे होंगे जिन्होंने इस दफ़ा स्टॉर्म किया है और पीटीआई को जीता है, ठीक है? तो अगली बार तो जी इससे बहुत बड़ी बात होगी और यही चीज़ है। लेकिन अभी मैं आ जाता हूँ, ये जो हॉक्स की बात होती है, देखिए दे आर नॉट हॉक्स, ठीक है? जब आप कहते हैं अली अमीन में क्या प्रॉब्लम है? अली अमीन ने अपने हलके में पाकिस्तान के सबसे बड़े जो है ना पॉलिटिशियन, उसको अपने हलके से 2 दफ़ा हर जगह से हराया है, तो उसकी कैपेबिलिटी, पॉलिटिकल कैपेबिलिटी वो अपनी जगह पे है। अब बात आ जाती है कि परफॉर्मेंस के लिए आपको एक ऐसा बंदा चाहिए कि जो कि मतलब बहुत नरम ना हो और उससे लोग मतलब उसकी बात सुनते हों और वो अपने आप को एक्सर्ट कर सके। तो अली अमीन की पर्सनैलिटी है कि वो एक्सर्ट कर सकता है, ठीक है? पिछली बार जो जो महमूद खान आए थे, वो सिर्फ़ इस वजह से आए थे कि वहाँ पे परवेज़ खटक को हटा के उसको डालना चाहते थे, ये आतिफ खान को। जी जो इमरान खान साहब है, वो आतिफ खान को उन्होंने नॉमिनेट किया था, लेकिन परवेज़ खटक को बहुत सख्त एतराज़ात थे फॉर व्हाटएवर पॉलिटिकल डिफरेंसेस। तो उस बेसिस पे फिर उन्होंने कहा था चलो ठीक है आप बता दो, तो परवेज़ खटक ने एक ऐसे बंदे को कर दिया जो उनका अपना मोहरा था और आपने देख लिया क्या हुआ है। आज आप देख लें उन दोनों का क्या हशर हुआ है। तो मेरे लिहाज से इस किस्म के बंदों का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी वो अच्छा था, बुरा था, ये उसके जो एंड प्रोडक्ट होगा ना, उस पे हम देखेंगे कि वो सही था, ये गलत था, हम उस वक़्त जज करेंगे। हम पहले से जज नहीं कर सकते और मेरा सवाल उठता है, जी जी हमारे पास कितने ऐसे प्राइम मिनिस्टर और ये क्या कह सकते हो चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं जो इस काबिल थे कि उनको चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था या उनको प्राइम मिनिस्टर। कोई कहता था डिग्री डिग्री होती है, उधर आपको कोई एतराज नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको मर्जी लाए आपको एतराज हो जाता है। मुझे पता है मरियम नवाज का क्या क्या कैटेगरी है कि उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का। उसकी जो लड़की अपने मेरिट पे एफएससी में या मैट्रिक में दाखिल नहीं हो सकती, उसको आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा दे रहे हो। जिसने लिखा था कि मैं पीएचडी कर रही हूं, बाद में पता चला वो पीएचडी कोई चीज नहीं है। वो हम्म, बंदी जो किसी के सामने, अब वो कहते हैं ना इम्प्रॉम्प्टू सी, वो भी हमें वो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मरियम औरंगजेब उनसे सारे वो कागजात लेकर रही हैं जो पढ़ पढ़ के करती हैं। वो एक लंबी तकरीर करती हैं, लंबा सांस लेके जो तकरीर करती है, उसके बाद जब वो सांस खत्म होता है नीचे देखती है, वो नीचे पढ़ लेती हैं। तो बगैर पढ़े तो ये लोग कुछ कर नहीं सकते। सारी जिंदगी वही जो एग्जाम पास की वो पर्चियों के साथ किया। मुझे बता देना कि बाकी कितने ऐसे प्राइम मिनिस्टर है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिलावल भुट्टो की क्या उसकी अपनी क्या उसकी हैसियत है कि वो बन जाए जस्ट बिकॉज ही इज अ ग्रैंड सन ऑफ भुट्टो, सन ऑफ बेनजीर एंड सन ऑफ जरदारी साहब। उसकी तो और कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। व्हाई नॉट कायरा साहब, व्हाई नॉट सो मेनी अदर। तो आप सही है। उनसे पूछे कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछे कि उनके बेटे की क्या क्रेडिबिलिटी है, उनके समधी की क्या क्रेडिबिलिटी है कि आप उधर से वो ये गवर्नर बना देते। देखिए ये सवाल आप हर एक से पूछे। रही बात ये कि मरवत साहब, मैं समझता हूँ मरवत साहब इज वन ऑफ द गुड चॉइसेस, देयर आर अदर गुड चॉइसेस एज वेल, सिमिलरली और भी अलग चॉइस है, लेकिन डिसाइड करने वाला जो है ना वो इमरान खान है। उसने डिसाइड करना है। यहाँ पे लोग प्राइम सही मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लंदन जाके पूछता था कि ऊँट की करिए, तो यहाँ पे अगर हम अडियाला जाके पूछ ले तो किड़ी कमाल हो गया, कौन सा मसला आ गया है। और लेट द प्रोसेस स्टार्ट एंड देन वी विल सी। अगर हमारा कोई गलत हुआ हम उसको रिवर्स कर देंगे। बड़ी बुनियादी सी दलील है कि अगर परवेज खटक साहब, महमूद खान और उसमें तीसरी दफा अगर फिर भी तहरीक इंसाफ को लोगों ने पहले से भी ज्यादा वोट दिया है, यानी जितना वोट 2013 में मिला उससे ज्यादा 18 में मिला। हाँ जी, तो वो तो अब ज़ाहिर है कि वो हालाँकि उन लोगों ने धोखा दिया, तो ये उनका फैसला है। इमरान खान साहब को देखते हैं, वो जाने, वोटर जाने। आखिर में समीना, अगर हम देखें अब जिस तरह से ये माहौल बना है, नवाज़ शरीफ साहब जा रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है शायद वो फिर लंदन जा रहे हैं, लेकिन मरियम यहीं पर हैं, शहबाज शरीफ साहब यहीं पर हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई भी हुकूमत लेना नहीं चाहता, या जिस तरह का ये बन गया है, या सरप्राइज़ एक मिला कि वोटर इतना निकल आया और तहरीक इंसाफ के लिए वोट दे दिया, शायद
प्लान में वो चीज नहीं थी। प्लान में ये था कि बस एक कमजोर सी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, बल्कि वहां तो परवेज खटक साहब ने बना था, तो उससे सारे डायनामिक्स चेंज हो गए। अब ऐसा लगता है कोई भी हुकूमत देने को तैयार नहीं है, विफाकी हुकूमत कोई भी उसमें नहीं आना चाहता। क्या इसकी वजह यह है कि अभी गैस, पेट्रोल, बिजली इतनी महंगी होने वाली है, अभी इस बहरान से निकले नहीं कि ये जो सारा इलेक्शन रिगिंग का है, तो आगे कहीं एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट इस महंगाई और बेरोजगारी पे ना शुरू हो जाए? हुकूमत लेना तो पहले सभी चाहते थे, लेकिन जब मैंडेट सामने आया है तो अब सभी परेशान हैं कि अब हुकूमत लेनी भी पड़ेगी, लेकिन वो जो जिस शान शौकत से, जिस लिबर्टी से लेना चाहते थे, वो लिबर्टी भी हाथ में नहीं रहेगी। तो इसलिए अब सारे जो है वो अपने-अपने दामन को बचा भी रहे हैं और साथ-साथ शामिल भी हो रहे हैं। ये आपने बात ठीक की कि जहाँ पे माशी चैलेंजेस हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। सबको पता है कि आगे बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं और करने पड़ेंगे। आईएमएफ से भी आगे डील करना है आपको, बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो शायद पॉपुलर डिसीजंस नहीं होंगे। और ये सब कुछ अनपॉपुलर डिसीजन सिर्फ वही हुकूमत कर सकती थी जिसके पास एक अखलाकी और कानूनी जवाज होता टू रूल, और वो वही हुकूमत हो सकती थी जिसको एक साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए अवाम का मैंडेट मिलता और फिर वो आती जिसके ऊपर अवाम का एतमाद होता। फिर अगर वो आकर 4-6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल कुछ सख्त फैसले भी कर रही होती और अवाम को किसी मुश्किल से भी गुजरना पड़ता, तो अवाम भी इतना हौसला रखते और इतना टेम्परामेंट रखते कि भाई हम एक जद्दोजहद करके एक हुकूमत बनाई है हमने, तो अब हमें इसके साथ थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त भी गुज़ारना है और उसके बाद फिर वो इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पर ये आ गई है कि सारी मैनूवरिंग के बाद जो एक हमें हुकूमत आती हुई नज़र आ रही है, वो ऐसी हुकूमत है कि जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं है, ना अखलाकी जवाज़ है, ना कानूनी जवाज़ है, और फिर एक अजीबो-गरीब सी बंदरबांट है जिसके हर कोई अपना दामन भी बचा रहा है कि हमें बाद में रिस्पॉन्सिबल ना होना पड़े और हम कह सकें कि जी हम तो हिस्सा ही नहीं थे, हमने तो कुछ नहीं किया। और इसलिए अब आपको ये ऐसी कन्फ्यूजन इनकी शक्लों पे नज़र आ रही है कि हुकूमत भी बना रहे हैं और चेहरे फिर भी उतरे हुए हैं। अच्छा तो मोहन शायद साहब, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आई गेस। जी, इस पर आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, आपने जाना भी है प्रोग्राम में, सिर्फ 1-2 मिनट बता दें, अगर ये अदालतों से आपको रिलीफ नहीं मिलता, सालों तक बात टाली जाती है, हमने देखा है 5 साल स्टे पर ही काम चल जाता होता है, तो फिर आप स्ट्रीट प्रोटेस्ट करेंगे, कब से शुरू होंगे, उसका कोई प्लान है? और फिर यही है कि फिर पकड़-दकड़ आपके लोगों की शुरू हो जाएगी, तो कैसे आप स्ट्रीट प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ स्मार्ट लोगों की, मतलब स्मार्ट पार्टी है इंटेलिजेंट लोगों की। तो हम लोग अपना वो कहते हैं ना, वो पैंतरा बदल कर आएँगे, तो आप उसके लिए हम पूरा वो उसके प्लानिंग करें कि कैसे होगा। ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारे खिलाफ कहाँ-कहाँ प्लानिंग हो रही है, क्या-क्या चीज़ें, तो हम उसको एड्रेस करते हुए जाएँगे और इंशाअल्लाह व ताला हम अपना एहतजाज ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 2-3 चीज़ें हुई हैं जो ज़बरदस्त हैं। ये पहली बार है कि जो हमारा नौजवान है ना, वो वैलेंटाइन पे बजाय डेट के वो पाकिस्तान के मैंडेट की फ़िक्र कर रहा है। वो अरे डेट वाह! की फ़िक्र नहीं कर रहा, वो मैंडेट की फ़िक्र कर रहा है कि मैंडेट को बचाना है। ठीक है? ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा है। नंबर 2, जी। कहते हैं कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। हुँ। तो मियाँ नवाज़ शरीफ जिस लिहाज से आए थे यहाँ पे कि भई मैं आऊँगा और मैं किस लिहाज से आके मैं ये चेंज लाऊँगा, जब यहाँ आए तो उनको पता चला कि वो एक शख्स जिसको ये माइनस करना चाहते थे पॉलिटिक्स से, उसने जेल में बैठ के इन सबको माइनस करना शुरू कर दिया है। ये चीज़ होती है व तो इज़्ज़ो मन तशाओ। तो ज़िल्ल जब मंतशार। वक़्त है कि जब अल्लाह ताला की लाठी आपकी तरफ आनी शुरू हो जाए, मत ज़ुल्म करो। ज़ुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। क़यामत वाले दिन हर एक वोटर आपसे सवाल करेगा, हर उस जी। शख्स से सवाल करेगा जिसने मैंडेट चुराने की कोशिश की है, दानिस्ता या उसके साथ ऐज़ अ वो होके। डरो उस वक़्त से। आज ठीक, नहीं तो कल सबने चले जाना है। डरो उस वक़्त से, मत ठीक। करो ऐसी बातें। लेट द कंट्री थ्राइव। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, समीना पाशा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं जी क्या होता है। इस वक़्त हमें नज़र आ रहा है कि सब बात कर रहे हैं कि रिगिंग हुई है, अभी उससे नहीं निकल सके और आगे अभी मज़ीद हमें नज़र आ रहा है, किओस और प्रोटेस्ट का एक नज़र आ रहा है, पता नहीं कहाँ थमेगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।